नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हुए एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। आज हम महान सिकंदर का इतिहास के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो आइए जानते हैं सिकंदर के बारे में। जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है, वह अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के वैसे दो नाम थे। अपनी मृत्यु तक वह उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान या दी ग्रेट भी लगाया जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है, वो है सिकंदर महान। तो आइए जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपैट्रा था। इन दोनों की परवरिश पेला की शाही दरबार में हुई थी। उसे भी कहा जाता है वह सिकंदर महान की एकमात्र सहोदर थी। अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दिस्टन लियोडिनास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने सिकंदर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो सिकंदर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके थे। इसके बाद सिकंदर के शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की शिक्षा भी दी। जब सिकंदर 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मेडिकल क्षेत्र में भी जगाया, और ये सभी विद्याएं ही कालांतर में सिकंदर के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अब आइए जानते हैं सिकंदर के युद्ध कौशल के बारे में। सिकंदर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बालकंस में जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बहुत बड़ा हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्रूसेफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इसके बारे में प्लूटार्क ने लिखा, फिलिप और उनके दोस्त पहले चिंता भरी खामोशी से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये मान रहे थे कि फिलिप के पुत्र का करियर और जीवन अब खत्म होने वाला है। लेकिन अंत में उन लोगों ने जब सिकंदर की जीत को देखा तो खुश होकर तालियां बजाने लगे। सिकंदर के पिता की आंख में आंसू आ गए, जो कि खुशी और गर्व के आंसू थे। वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने अपने बेटे को किस करते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुमको खुद की तरफ और इस महान साम्राज्य की तरफ देखना चाहिए। ये मैकेडोनिया का राज्य तुम्हारे सामने बहुत छोटा है, तुम में असीम प्रतिभा है। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेल्स की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ रहा। 340 में जब फिलिप ने अपनी विशाल मैकेडोनियन आर्मी को एकत्रित करके थ्रेस में घुसपैठ शुरू की, तब उसने अपने 16 वर्ष के पुत्र सिकंदर को मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि इतनी कम उम्र में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा था। जैसे जैसे मैकेडोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेशियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया और सिकंदर ने आर्मी इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्षों बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दी। चेरोनिया के युद्ध में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर
अपनी बहादुरी दिखाते हुए ग्रीक फोर्स थेबन सीक्रेट ब्रांड को ख़त्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मैकडोनियन की ये जीत पूरी तरह से सिकंदर की वीरता पर आधारित थी। अब आइए जानते हैं सिकंदर के परिवार का बिखरना और फिलिप द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी। तो चेरोनिया में ग्रीक की हार के बाद शाही परिवार बिखरने लगा। फिलिप ने भी क्लेओपेट्रा से शादी कर ली। शादी के समारोह में क्लेओपेट्रा के अंकल ने फिलिप के न्याय संगत उत्तराधिकारी होने पर सवाल लगा दिया। सिकंदर ने अपना कप उस व्यक्ति के चेहरे पर फेंक दिया और उसे बास्टर्ड चाइल्ड कहने के लिए अपना क्रोध व्यक्त किया। फिलिप खड़ा हुआ और उसने सिकंदर पर अपनी तलवार तानी, जो कि उसके अर्थ चेतन अवस्था में होने के कारण चेहरे पर ही गिर गई। सिकंदर तब क्रोध में चिल्लाया कि देखो, यहाँ वो आदमी खड़ा है जो यूरोप से एशिया तक जीतने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस समय अपना संतुलन खोए बिना एक टेबल तक पार नहीं कर सकता। इसके बाद उसने अपनी माँ को साथ लिया और एपिरिस की तरफ चला गया। हालांकि उसे लौटने की अनुमति थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी समय तक सिकंदर मैकडोनियन कोर्ट से अलग ही रहा। 336 अलेक्जेंडर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में पोसानियन के राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी और अपने पिता की मृत्यु के समय अलेक्जेंडर 19 साल के थे और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकडोनियन आर्मी के शस्यागार के साथ जनरल और फौज को एकत्र किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने अलेक्जेंडर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों में हत्या करने की मदद की। ओलिम्पिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओपेट्रा की पुत्री को मार दिया और क्लेओपेट्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अलेक्जेंडर के मैकडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। एथन के पास भी एक खुद का एजेंडा था। डेमोक्रेटिक डेमोस्थेनेस के नेतृत्व में राज्य को लीग का चार्ज मिलने की आशा थी। उन्होंने जैसे ही स्वतंत्र आंदोलन शुरू किया, अलेक्जेंडर ने तुरंत अपनी आर्मी को दक्षिण में भेजा और उन्हें अपना नेतृत्व मानने के लिए कहा। 336 ईस्वी के अंत तक कॉर्निथियन लीग के संबंधित शहरों ने ग्रीक राज्यों के साथ पुनः संधि कर ली, जिनमें एथेंस ने इसके लिए मना कर दिया और अपने सबल सेना को पर्शियन राज्य के खिलाफ लड़ने को भेज दिया। लेकिन युद्ध की तैयारी करने से पहले अलेक्जेंडर ने 335 ईस्वी में थ्रासियन जनजाति को पराजित करके मैकडोनिया के उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। अब आइए जानते हैं सिकंदर का विजय अभियान। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे एक खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर के अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाओं में दौरान ही अलेक्जेंडर ने जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया और सिकंदर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। सिकंदर का मानना था कि थेबेस को तबाह करने पर अन्य राज्यों पर उसका डर कायम होगा और उसका यह अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसा करने पर एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी मैकडोनियन राज्य के साथ संधि करने को तैयार हो गए और 334 ईस्वी में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुंचा। अलेक्जेंडर ने ग्रेसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया और उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। पतझड़ के आने के बाद अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने दक्षिणी समुद्र किनारे को पार करते हुए एशिया माइनर से गोर्डियम में प्रवेश किया, जहां पर सर्दियों के समय तो उन्होंने सिर्फ आराम किया और 333 की गर्मियों में अलेक्जेंडर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज़्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने डोरियस को पकड़कर तड़ी पार करके खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और 331 ईस्वी में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगेला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही अलेक्जेंडर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया था।
सिकंदर का अगला लक्ष्य ईस्टर्न ईरान था, जहां उसने मैकडोनियन कॉलोनी बनाई और अरीमाजेस में 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओग्जियाटेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रुखसाना से विवाह कर लिया। अब आइए जानते हैं सिकंदर और भारत। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा और उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। वहां के राजा आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया और पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतना का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य की ओर आगे बढ़ने लगा, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, तो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार मानकर सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था। आपको बता दें कि राजा पोरस को काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का साम्राज्य था। युद्ध में पोरस पराजित हुआ, परंतु सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि जिस तरह राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर दंग रह गया और इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके भी दिए। दरअसल सिकंदर को कूटनीतिज्ञ भी समझ भी थी, इसलिए आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे। उसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लड़ाई की। इसमें कठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। आपको बता दें कि कठ जाति के लोग अपने साहस के लिए जाने जाते थे। ये भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डर गई। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कठों से युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दरअसल व्यास नदी के पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ थे और करीब 6,000 हाथी थे। सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे, तो वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत असर भी पड़ा और सिकंदर के मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहें। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि जिसने दुनिया जीती, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वह हाथ भी खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न बन जाए। तो दोस्तों, आज हमने बात की सिकंदर के बारे में। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अगले नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।